Hey everyone, welcome back to Psych 26. I hope you all are happy and healthy और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो। आज हम हमारा जो पुराना सेशन था उसको कंटिन्यू करेंगे। हम यूनिट 4 कर रहे थे एनसीईआरटी बुक का, क्लास 12 की बुक का। इसमें हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और 3 पार्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाके वो देख सकते हैं। आज हम 4th और लास्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखिए ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ ली हैं। इफ़ यू वांट यू कैन गो बैक एंड वॉच दोज वीडियोस एंड इफ़ नॉट वी कैन जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। आज हम पढ़ने वाले हैं ये डिस्ट्रप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर्स। क्या होते हैं ये, देख लेते हैं एक एक करके। डिस्ट्रप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर्स। The disorders included under this category are एक कौन सा है, ODD है which is oppositional defiant disorder, एक conduct disorder है और भी दूसरे हैं। अब जिन भी बच्चों को ODD होता है, ODD is oppositional defiant disorder, ये क्या डिस्प्ले करते हैं? They display age inappropriate amount of stubbornness, are irritable, defiant, disobedient and behave in a hostile manner। हद से ज़्यादा ज़िद्दी होना, किसी की बात नहीं सुनना, अपनी मर्ज़ी से चलना, ये सारे फीचर्स किसके होते हैं? उन बच्चों के जिनको ओडीडी होता है। Individuals with ODD do not see themselves as angry, oppositional or defiant and often justify their behavior as reaction to circumstances or demands। अब इनको हम ठीक कर सकते हैं क्या? नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है इनको ठीक करना क्योंकि इनको लगता ही नहीं है कि ये गलत है। आप किसी इंसान को तभी ठीक कर सकते हैं जब वो इंसान एक्सेप्ट करे, उसके अंदर एक्सेप्टेंस हो कि अच्छा आई वॉज रॉन्ग हियर। बट यहाँ पे अपोजिशनल डिफाइंट डिसऑर्डर में these people don't even feel as if they are wrong and they keep on justifying their actions on the basis of the situation they are in, है ना? Now thus the symptoms of disorder became entangled with the problematic interaction with others। तो कोई भी इनको समझाने की कोशिश करेगा तो ये उनको ही ब्लेम करेंगे कि आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। फिर देखते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर और एंटी सोशल बिहेवियर। कंडक्ट डिसऑर्डर और एंटी सोशल बिहेवियर क्या होता है ये? इट refers to age inappropriate actions and attitudes that violate family expectations, societal norms and the personal or property rights of others। कभी कभी आपने देखा होगा एक 10 साल के बच्चे ने या एक 9 साल के बच्चे ने किसी को असॉल्ट कर दिया, किसी लड़की को, या इस तरीके की घटनाएं, तो उनको ये कंडक्ट डिसऑर्डर या एंटी सोशल बिहेवियर करने के होने की प्रोबेबिलिटी होती है क्योंकि ये क्या दिखाते हैं? एज इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर और एक्शंस होते हैं जो कि फैमिली एक्सपेक्टेशंस को वायलेट करेंगे, सोसाइटल नॉर्म्स को और पर्सन या प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ अदर्स को। नाउ द बिहेवियर्स टिपिकल ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर इंक्लूड अग्रेसिव एक्शंस that cause or threaten harm to people or animals, non-aggressive conduct that causes property damage, major deceitfulness or theft, and serious rule violations। ये क्रिमिनल एक्टिविटी भी कर सकते हैं। Children show many different types of aggressive behavior such as verbal aggression, है ना? वर्बल अग्रेशन होता ही है बच्चों में, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि नेम कॉलिंग, गालियाँ देना, गाली गलौज करना। फिजिकल अग्रेशन जैसे मारना पीटना लोगों को। हॉस्टाइल अग्रेशन डायरेक्टेड एट इन्फ्लिक्टिंग इंजरी टू अदर, चाह रहे हैं कि दूसरे को चोट पहुंचे। और प्रोएक्टिव अग्रेशन क्या होता है ये? डोमिनेटिंग एंड बुलिंग अदर्स विदाउट प्रोवोकेशन, उनने सामने वाले ने कुछ नहीं किया पर ये उनको बुली कर रहे हैं। ये सब हमने यहाँ पे एक और चीज़ क्या देख ली कि अग्रेशन के टाइप्स हमको पता चल गए। कौन कौन सा होता है? फिजिकल होता है, हॉस्टाइल अग्रेशन होता है, प्रोएक्टिव एंड वर्बल अग्रेशन। पता होना चाहिए, है ना? और इनका मतलब भी पता होना चाहिए। तो ये सारा क्या था? ये कंडक्ट डिसऑर्डर्स के टाइप थे, डिस्ट्रप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर्स। इसमें क्या क्या देखा हमने? ओडीडी देखा, फिर कंडक्ट डिसऑर्डर देखा और एंटी सोशल बिहेवियर देख लिया। अब हम देखते हैं फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में आपको पता होगा। Another group of disorders which are special interest to young people, इसलिए आपको पता होगा because I assume that you are one of the young people. Now these are eating disorder। इसमें क्या होता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग तो हम सब करते हैं ना, पर
उसका इंटेंसिटी कितना है, कितने टाइम तक हो रहा है, इस पे डिपेंड करता है डिसऑर्डर। अब एनोरेक्सिया नर्वोसा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या होता है इसमें? द इंडिविजुअल हैज़ अ डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज दैट लीड्स हर और हिम टू सी देमसेल्फ एज ओवरवेट। ये अपने आप को शीशे में देखते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो गया हूँ, मैं बहुत ओवरवेट हूँ। अब इसकी वजह से दे ऑफन रिफ्यूज़ टू ईट, खाने से मना करते हैं, बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस तरीके से कंपल्सिवली एक्सरसाइज करते हैं और अजीब सी अनयूजुअल हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं। जैसे ये दूसरों के सामने खाने से मना करेंगे, इनको एम्बैरेसमेंट फील होगा। द पर्सन विद एनोरेक्सिया मे लूज लार्ज अमाउंट ऑफ वेट एंड इवन स्टार्व हरसेल्फ और हिमसेल्फ टू डेथ। सोचो कितना ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गई कि जस्ट बिकॉज दे थिंक दैट दे आर ओवरवेट, वो इतने खुद को भूखा लगे कि उनकी इवन डेथ हो जाए। ओके, ये है एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब हम देख लेते हैं क्या बुलिमिया नर्वोसा। इसमें क्या हो रहा है? द इंडिविजुअल में ईट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड, बहुत ज़्यादा खाना हो सकता है वो खाए, फिर क्या कर दे, पर्ज हर और हिज बॉडी ऑफ फूड बाय यूजिंग मेडिसिन सच एज लेक्सेटिव्स और डायूरेटिक्स और बाय वॉमिटिंग। ठीक है, इसमें इंसान खाना खाएगा, दे विल ईट फूड एंड देन दे विल पर्ज इट ऑफ या वॉमिट कर देंगे। इसमें बहुत सारे लेक्सेटिव्स वगैरह या मेडिसिन जो हैं वो यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको often they feel disgusted and ashamed when they binges and is relieved of tension and negative emotion after purging। उनको जो गिल्ट फीलिंग होती है ना कि यार मैंने इतना सारा खा लिया, वो गिल्ट इनकी चली जाती है अगर ये ऐसे बिहेवियर शो करते हैं। अब बिंज ईटिंग में क्या हो रहा है? बिंज ईटिंग में देयर आर फ्रिक्वेंट एपिसोड्स ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल ईटिंग। स्ट्रेस ईटिंग कर लेते हैं कई बार हम, हमें कुछ चीज़ पता चली, किसी का ब्रेकअप हो गया तो वो बस केक ही केक खाए जा रही है ना? ये सब बिंज ईटिंग के ही लक्षण हैं। द इंडिविजुअल टेंड टू ईट एट अ हायर स्पीड देन नॉर्मल, बहुत जल्दी जल्दी खाएंगे और कंटिन्यूस ईटिंग टिल शी फील्स अनकंफर्टेबली फुल। In fact, large amount of food may be eaten even when individual is not feeling hungry। क्योंकि जब उसको भूख नहीं लग रही है तब भी वो खाएगा क्योंकि वो स्ट्रेस्ड वाली सिचुएशन में होगा। दिस इज बिंज ईटिंग। ये 3 तरीके के डिसऑर्डर्स हैं। बिंज ईटिंग एक्चुअली डिसऑर्डर नहीं है, कंडीशन है। बाकी ये 2 जो हैं ये डिसऑर्डर भी ही हैं, बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये जो हैं वो ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर ही आते हैं। फिर हम देख लेते हैं सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? एडिक्टिव बिहेवियर, whether it involves excessive intake of high calorie food resulting in extreme obesity or involving the abuse of substance such as alcohol or cocaine is one of the most severe problem being faced by society today। इन पे तो मूवीज भी बनी है उड़ता पंजाब जैसी, है ना? कि किसी भी चीज़ का एडिक्शन अगर हो रहा है तो वो इतना ज़्यादा हो रहा है कि उनसे छूट पाना भी बहुत आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है। डिसऑर्डर्स रिलेटिंग टू माल अडेप्टिव बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम regular consistent use of substance involved are include under substance related and addictive disorder। ये disorders जो होते हैं इसमें क्या आता है? It includes problem associated with the use and abuse of alcohol। कोकेन करते हैं लोग, तंबाकू चबाते हैं, ओपाइड्स लेते हैं, ये सारी चीज़ें विच ऑल्टर द वे। अब ये क्या कर देता है बॉडी में जाके? इट ऑल्टर्स द वे पीपल थिंक फील एंड बिहेव। उनको कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत हाई फील होता है। While there are many disorders listed under this category, free frequently used substances। यहाँ पे हम देखें कौन कौन से सब्सटेंस जो है वो लेके सब्सटेंस यूज अब्यूज किया जा रहा है। सबसे पहले है अल्कोहल। पीपल हु अब्यूज अल्कोहल, देखो यहाँ पे सबसे पहले है अल्कोहल। पीपल हु अब्यूज, अब्यूज लिखा है क्योंकि यूज नहीं कर रहे हैं। हो सकता है नॉर्मल कंडीशन में अल्कोहल लेना सही हो बट उसका ओवर यूज करना, उसको अब्यूज करना, दैट इज एडिक्शन। So people who abuse alcohol drink large amounts regularly and rely on it to help them face difficult situation। Eventually the drinking interferes with their social behavior and ability to think and work। Their bodies then build up tolerance for alcohol and they need to drink even greater amounts to feel its effect। रोज थोड़ा 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 करके उनको इतनी आदत हो गई कि बॉडी के अंदर टॉलरेंस डेवलप हो गया। अब उनका थोड़े में काम नहीं चल रहा, उनको ज़्यादा लेना है। यही क्या है? एडिक्शन है। They also experience withdrawal responses when they stop drinking।
होता है ना, आपने देखा होगा हैंड शिवर करने लगता है, बॉडी शेक करने लगती है, पूरे बॉडी में स्वेटिंग होने लगती है क्योंकि उनको अल्कोहल नहीं मिली है, उनका सिस्टम जो है वो विड्रॉल एक्सपीरियंस कर रहा है। अल्कोहलिज्म डिस्ट्रॉयज मिलियंस ऑफ फैमिलीज, ये बात तो बहुत सही है, सोशल रिलेशनशिप्स एंड करियर्स। इंटॉक्सिकेटेड ड्राइवर्स जो हैं, they are responsible for many road accidents. It also has serious effects on the children of person with this disorder. These children have higher rate of psychological problem, particularly anxiety, इनमें हो सकती है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली टेंडेंसी, फोबिया एंड सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर। सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हम अपने पापा मम्मी को ही देख रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हुए, तो उनकी भी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो भी करने लगेंगे। एक्सेसिव ड्रिंकिंग कैन सीरियसली डैमेज फिजिकल हेल्थ, लीवर ख़राब हो जाता है ना। यही सारी चीज़ें जो हैं, ये अल्कोहल के इल इफ़ेक्ट्स हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा, इफ़ेक्ट ऑफ अल्कोहल, कुछ फैक्ट्स हैं। फिर हम देखते हैं हीरोइन। हीरोइन क्या, मूवी में आने वाली हीरोइन नहीं है यहाँ पे, ये ड्रग है ना। Heroin intake significantly interferes with social and occupational functioning. Most abusers further develop a dependence on heroin, resolving their lives around the substance, building up tolerance for it, and experiencing a withdrawal reaction when they stop taking it. Same चीज़ें हो रही हैं जो अल्कोहल के साथ हुई थी। The most direct danger of heroin abuse is an overdose. अगर इसको कर लिया तो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को ये स्लो डाउन कर देता है दिमाग में, ऑलमोस्ट पैरालिसिस, पैरालाइजिंग ब्रीदिंग एंड इन मेनी केसेस कॉजिंग डेथ। बहुत बार नशे में था इंसान, उससे उसकी डेथ भी हो जाती है, ये ऐसे ही हो जाती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। फिर कोकेन देख लेते हैं। कोकेन, रेगुलर यूज ऑफ कोकेन में लीड टू अ पैटर्न ऑफ यूज इन विच द पर्सन में बी इंटॉक्सिकेटेड थ्रू आउट द डे and function poorly in social relationship and at work. It may develop cause problem in short term memory and attention, कहीं अटेंटिव नहीं रह पाएगा, मेमोरी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसमें भी इम्पेयरमेंट आ जाएगी। अब डिपेंडेंस इसमें भी डेवलप हो जाती है, टॉलरेंस भी डेवलप हो जाएगी। So the cocaine dominates a person's life. More of the drug is needed to get the desired effect, and stopping it results in the feeling of depression, fatigue. अब इन्होंने जब ऐसा लिया तो इनको हाई, जो फीलिंग हाई वाला होता है, सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, वो वाली फीलिंग आई। तो जब ये नहीं लेंगे तो इनको फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन, फटीग, स्लीप प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें होंगी, इरिटेबिलिटी होगी, एंजाइटी होगी। Cocaine poses serious danger. It has dangerous effects on psychological functioning and physical well-being. किसी भी ड्रग के जैसे इसकी भी हार्मफुल इफेक्ट्स होते ही हैं। कॉमनली अब्यूज सब्सटेंस देख लेते हैं DSM-5 क्लासिफिकेशन में। अल्कोहल है, स्टिमुलेंट, कैफीन, कॉफ़ी, टी भी जो हम लेते हैं ना, एक हद से ज़्यादा लेना इज़ हार्मफुल। कैनबीज, हैलुसिनोजेंस, इनहेलेंट्स, टोबैको। इनहेलेंट्स पता है आपको, ये ग्लू, स्प्रे पेंट, ये सब लोग इनहेल करते हैं। देन सेडेटिव, हिप्नोटिक्स या एंग्जियोलाइटिक्स, ये सारे के सारे क्या हैं, ये कॉमनली अब्यूज सब्सटेंस। और यहाँ पे एक आई इंटेलिजेंट का भी दिया था, ये भी एक बार देख लेते हैं। आईडी जो होती है, 70 से कम जिसकी आईक्यू होती है उसको होती है ना। ये 4 टाइप से होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। इनका रेंज लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। माइल्ड का होता है 55 से 70, है ना, और इसका मॉडरेट का होता है 35, 40 से लेके 50 to 55। सीवियर का क्या होता है 20-25 से लेकर 35 to 40, और जो भी 20-25 के नीचे है दैट वुड बी प्रोफाउंड। इनके आपको फंक्शंस पता होने चाहिए कि कौन कौन क्या कर लेता है, किस चीज़ में उनको डिफ़िकल्टी होती है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा यूनिट 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इफ़ यू वांट आई कैन गिव यू अ समरी इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड बस इसमें इतना ही था। अब हम इसके बाद दूसरा चैप्टर करेंगे, एंड यू कैन लाइक द वीडियो and do leave a comment if you want, and also do subscribe to Psych26.